हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए, हर बार की तरह पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, एक साथ बैठ के पढ़िए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण के लिए व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है, बस देखने की जरूरत है आपको। स्टेप बाय स्टेप इसको आपको करते जाना है और देखना, आपको ये बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। यह पोर्शन जो है मैथ्स वालों के लिए थोड़ा और भी इजी हो जाता है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको सीखेंगे, आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। चलिए, पेन कापी तैयार रखिए और हमारे साथ जो है चीजों को करते जाइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसे कि परिभाषा के अनुसार, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है, इसमें अभिक्रिया की दर उनकी सांद्रताओं के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ओके, ठीक है भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर उसके सांद्रता के प्रथम घात है ना, उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होते हैं। सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग है या दर है, वह उनके सांद्रताओं के प्रथम घात के समानुपाती होती है ना। ठीक है भाई, तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। तो हमने नॉर्मली ये करके भी देखा था, दर बराबर शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख के बताया था कि ऐसे कोई अभिकारक है, उसकी सांद्रता n जो है 1 होगी, है ना। इस तरीके से अगर नॉर्मली देखा जाए तो प्रथम घात के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। ओके, चलिए इसको हम एक किसी उदाहरण को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या उदाहरण है ना, मान लेते हैं A जो है अभिक्रिया है जिसमें A उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद में बदलता है। ये A एक क्या है, अभिकारक है। ठीक है, एक किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। इसको दो भाग में करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है, तो एक साथ इसको अपन देखें। ठीक, अब मान लेते हैं कि A जो है प्रारंभ में A की सांद्रता, प्रारंभ में सांद्रता किसकी, A की, क्योंकि अभी रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रारंभ नहीं हुआ था, तो ये पूरा का पूरा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी सांद्रता कितनी है, स्मॉल a है। ठीक, अभी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उत्पाद बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उत्पाद की सांद्रता भी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता अभी कितनी है, 0 है। ओके, अब देखते हैं t समय पश्चात या t समय पश्चात। ठीक, मान लेते हैं अब समय क्या हो गया, t समय हुआ, समय क्या हुआ, t समय। अब अभिक्रिया को प्रारंभ हुए कुछ ना कुछ समय हुआ है, तो t समय है मान के चलिए। ठीक, अब t समय है तो t समय में उत्पाद अब कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक, t समय में जो है उत्पाद मान के चलो x बना। अब उत्पाद x बना, इसमें से x बना, इसमें से x बना, तो ये कितना बचेगा, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। ये जो है इसकी a की बची हुई सांद्रता। ठीक, ओके।
अभिकारक की ये बची हुई सांद्रता है ना। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इसकी नियम है उसके अनुसार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर उसके सांद्रता के किसके अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर उसके यानी किसके यहाँ पे अभिकारक लिखती थी है ना, अभिकारक उसके यानी कि किसके अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक, तो इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नियम अनुसार प्रथम कोटि अभिक्रिया के नियमानुसार ठीक, इस अभिक्रिया के लिए जो दर होगा है ना वो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। ये जो है उसकी सांद्रता को समय से भाग देने से दर प्राप्त होता है ना। ये जो सांद्रता है उसकी सांद्रता को समय से भाग देते हैं तो दर प्राप्त होती है। तो dx अपॉन dt ये दर को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दर को बतलाता है। dx अपॉन dt ये समानुपाती है किसकी, अभिकारक कौन है A, अभिकारक A की घात सांद्रता की घात A की है ना। ये तो कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। ओके ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, dx अपॉन dt समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक यहाँ पे नियतांक का गुणा होगा। ठीक, ये k जो है नियतांक है। अब ये एक है तो इस एक से इसको एक गुना भी करेंगे तो ये क्या है a का a ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है भाई। अब देखेंगे कि t समय पश्चात उस a की सांद्रता कितनी है। t समय पश्चात a की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स। कितनी है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स है ना। a की सांद्रता इतनी बची t समय पश्चात, ठीक है भाई, इतनी रह गई है a की सांद्रता। क्लियर है, ठीक, क्लियर है यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, इनको जो है एक साइड लेके आते हैं, जो सांद्रता है उसको एक साइड ही लेके आते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा सांद्रता को एक साइड लाएंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt है ना। ये जो है dt उधर चले जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो क्या मान के चले, समीकरण नंबर 1। ओके, ये समीकरण नंबर 1 है। यहां तक क्लियर है। देखो कैसे कैसे हमने किया, अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटाए हमने, एक के नियतांक का गुणा हो गया। अब dx अपॉन dt, अब एक ही सांद्रता कितनी बची है t समय पश्चात, a माइनस एक्स, तो उसको हमने रख दिया। फिर सांद्रता को एक साथ किए, dx भी सांद्रता है और a माइनस एक्स भी सांद्रता है। फिर ये dt किधर चला गया, उस पार उससे गुणा हो गया। ठीक है भाई, ओके, यहां तक क्लियर है। अब जो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 को समाकलन करने पर है ना, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, देखो ये समीकरण 1 है, इसका समाकलन करेंगे। अब समाकलन कैसे किया जाता है, समाकलन का चिन्ह ये है, तो अपने पास जैसे dx अपॉन dt है, उसको सॉरी dx अपॉन a माइनस एक्स है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन d माइनस सॉरी a माइनस एक्स है ना हमारे पास। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर dx को यहां कर दो और इसको एक बटे के रूप में इसको अलग कर दो। ठीक है, क्लियर है भाई, इस तरीके से। ओके,
अब ये हो गया इधर का, ठीक। अब बचा क्या है, बराबर के जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जो है समाकलन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसका समाकलन होने पर भी कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। अब वहां से हमें इसको निकाला तो मान के चलो वहां पे एक है ना, इसको हमने इधर निकाल दिया, ठीक, एक, ठीक। अब बचा क्या है उधर, dt, ठीक है भाई, dt, ओके। आप इसको नहीं भी दिखाएं तो ठीक है, इस तरीके से dt, ओके। अब एक माइनस एक अपॉन एक अपॉन एक माइनस एक्स, इसका जब समाकलन होता है, इसका जब समाकलन होता है तो ये हो जाता है log e, log e, इसका समाकलन वैल्यू क्या आता है, log e, और ये a माइनस एक्स, ठीक है भाई, log e a माइनस एक्स, ठीक है। अब k तो कांस्टेंट है, k का k आ जाता है, और dt में से भी p है ना, ठीक है, p का जो है समाकलन होने पर भी वो वैसी का वैसी रहता है, और यहाँ पे क्या जाएगा, के टी, है ना, ओके, ठीक है भाई। तो अपने पास क्या आ गया, माइनस का log e a माइनस एक्स बराबर के टी, ठीक है। और समाकलन करने के पश्चात एक समाकलन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक से जो है जुड़ता है, तो जैसे यहाँ पे c, ये समाकलन स्थिरांक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये c क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब यदि कंडीशन ले लेते हैं, अब देखते हैं कि यदि t बराबर 0 हो, यानी कि शुरुआती समय हो जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ था, t बराबर 0 हो तो x भी क्या होगा, तब x भी क्या होगा, 0 होगा। देखो t बराबर जब 0 था, यानी कि यहाँ प्रारंभ में t बराबर क्या था, 0 था, t बराबर जब 0 था तो उत्पादन x भी क्या है, 0 है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू को रखते हैं, ठीक, यहाँ पे इनकी वैल्यू को रखते हैं, t बराबर 0 और x बराबर भी क्या, 0। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर रखेंगे log e a माइनस इसके जगह पे 0 बराबर के टी इंटू 0 प्लस सी, तो क्या पाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का log e, यहाँ पे 0 कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, a, ठीक है, log e a, है ना, log e a, ठीक। और इधर ये तो 0 हो जाएगा, इंटू है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, किसी भी अंक को जो है इससे गुणा करते हैं तो 0 होता है, 0 से, और इधर क्या गया, c। अब यहां से क्या निकल के आया, c की वैल्यू निकल के आई है, इस c की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, क्या करेंगे, ये जो c का वैल्यू निकल के आया है ना, इस c के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, c के मान को समीकरण 2 में रखने पर, c के मान को समीकरण 2 में रखने, इस c के मान को रखेंगे यहां समीकरण 2 में, ओके। तो देख लीजिए समीकरण क्या है अपने पास, माइनस का log e, इधर a माइनस एक्स है बराबर के टी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, देखो ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस है वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे मान रखेंगे तो माइनस का, ये टी है भाई, प्लस मत समझना, माइनस का log e a, ठीक। हमारे पास क्या समीकरण आ गया है, माइनस का log e a माइनस एक्स, ओके, बराबर के टी माइनस का log e x, ठीक है, e a, ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। अब इनको जो है अब इसमें देखेंगे एक सांद्रता को एक साइड ले जाते हैं, यहां पर भी क्या करेंगे, सांद्रता को एक साइड लेके आएंगे। चलो केटी अपने जगह पर रहेगा, केटी क्या होगा, अपने जगह पर केटी रहेगा, ठीक, और ये भी अपने जगह पे रहेगा, ठीक, ये भी क्या होगा अपने जगह, इसको जो है उस पार ले जाएंगे, ठीक है, log ई ए को क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, देख लो यहाँ पे केटी बराबर, केटी बराबर, ये अपने जगह पे रहना है, माइनस का log
ई जो है ये क्या हो जाएगा, अपने जगह पे रहना है। तो इस KT के साथ जो है ये क्या हो जाएगा, उस पार जाएगा। उस पार जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, log E A, है ना, क्योंकि ये बराबर के उस पार चला गया है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का log E ये तो अपने पास है ही, माइनस का log E A माइनस x, ये अपनी जगह पर ऑलरेडी है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नियम है इसमें कि आपने देखा होगा, log m माइनस log n, इसको क्या लिखते हैं, log m अपॉन n, ऐसे। ठीक है, ये नियम है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसको जब देखेंगे KT बराबर log, है ना, KT बराबर log E A अपॉन A माइनस x, है ना, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, KT बराबर log E A अपॉन A माइनस x। ठीक है, ठीक है जी, इस तरीके से। अब इसमें हमको क्या निकालना है, K की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू, K। तो K की वैल्यू निकालनी है तो T को हमको उस पार ले जाके गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर बटा में आएगा, तो उससे अच्छा अपन क्या कर दे हैं, T, और ये log E इस तरीके से अपने पास है। ठीक, और यहां से A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, A माइनस एक्स, इस तरीके से जो है ये, इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएगा, ये के बराबर 1 अपॉन टी log E A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, यह एक हमारे पास जो है समीकरण आ जाता है, यह एक समीकरण जो है हमारे पास आ जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो ये log E है, log E को अगर log 10 के बेस में चेंज करें तो यहाँ पे 2.303 का log 10 का जो है गुणा हो जाता है ना। इसको log 10 में चेंज करने से या तो फिर ये बन जाए, या तो फिर आ सकता है क्या, k बराबर यहाँ पे 2.303 का गुणा हो जाता है t, यहाँ पे log 10, है ना, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक व्यंजक। ठीक है भाई, ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक व्यंजक। ठीक, देख पा रहे हैं इस तरीके से, है ना, ओके। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये चीजें होंगी। अब अगर कठिन लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको दोबारा देखना। देखिए भाई, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, सारा चीज आसान हो ये जरूरी नहीं। लाइफ में जैसे जैसे आप जाएंगे कठिनाइयां आती जाएंगी, और जिंदगी में कठिनाइयां जब आती हैं तो एकदम बल्क में आती हैं। और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं, उनका डटकर सामना करना है। क्योंकि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो बल्क में आती हैं, लेकिन जब वो चले जाती हैं तो व्यक्ति को मजबूत बनाकर जाती हैं। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक। तो ये क्या निकल के आ गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक व्यंजक। ओके, ठीक है भाई, हाँ, ठीक, चलिए। तो फाइनली अपने पास दर निर्धारक व्यंजक में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकल के आ गया, k बराबर 2.303 अपॉन t log
tan A अपॉन A माइनस एक्स, है ना। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास जो है वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई देखें, है ना, हमने तो निकाल लिया। देखते हैं क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई हमने निकालना सीखा था, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, k इक्वल टू 2.303 t, है ना, log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, है ना, इसको कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू जो है ये समय है, ये क्या है, समय है। फिर गुणित इधर देखिए तो ऊपर का क्या है, ये सांद्रता है। ये क्या था भाई, सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता था। ये क्या है, ये अंतिम सांद्रता है, यानी कि ये भी क्या है, सांद्रता है। ठीक, अब इसको आगे देखेंगे, ये समय है तो समय क्या, 1/समय। समय को अपन क्या ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, सेकंड के रूप में मानते हैं। ठीक, सेकंड हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और घंटा भी हो सकता है। ठीक, तो ये पे क्या है, सेकंड है, तो सेकंड ले लेते हैं। अब ये सांद्रता है, सांद्रता क्या होता है भाई, मोल प्रति लीटर में होता है। सांद्रता किसमें होता है, मोल प्रति लीटर, है ना। और ये भी सांद्रता है नीचे वाला, ये भी क्या होगा, मोल प्रति लीटर। आप देख लीजिए, मोल प्रति लीटर आपस में कट जाएगा और ये क्या बच रहा है, 1/सेकंड, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिवर्स, सेकंड यूनिवर्स। ठीक है भाई, तो इस तरीके से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो क्या हो जाएगी, सेकंड यूनिवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिवर्स। ओके, ठीक है भाई, ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। अब देखते हैं इसका अर्ध आयुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल हमें कुछ चीजों को समझनी पड़ेंगी। अर्ध आयुकाल एक्चुअल में होता क्या है, तो अर्धायुकाल किसी भी अभिक्रिया का, अर्धायुकाल वह समय होता है जिस समय पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रता का या सांद्रण का आधा रह जाता है। ठीक है, उसे उसका क्या कहेंगे, अर्धायुकाल कहेंगे। ठीक है भाई, चलो लिख के देख लेते हैं, परिभाषा को लिख देता हूं। अर्धायुकाल क्या होगा, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है, किसी भी अभिक्रिया, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल वह समय है, किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण, जिस पर अभिकारक, अभिकारक का सांद्रण यानी कि सांद्रता, सांद्रण घटकर, घटकर प्रारंभिक सांद्रता का, प्रारंभिक सांद्रता का, सांद्रता का आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो उस समय अभिकारक की जो सांद्रता होती है प्रारंभ में, वो अर्ध आयुकाल के समय, क्योंकि रिएक्शन आधा हो चुकी रहती है तो अभिकारक की सांद्रता भी आधा बच जाती है, उत्पाद आधा बनेगा तो अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी, आधा बचेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल के समय क्या होगा, ये जो टी है, अभी जो टी है, टी को आप पूरा नहीं लेंगे, टी बराबर क्या होगा, ऐसे हाफ होगा, क्योंकि समय, ये टी समय क्या है, उस रिएक्शन को पूरा होने में लगा समय, प्रोडक्ट का पूरा बनने में लगा समय। लेकिन अभी किसकी बात हो रही, अर्ध आयुकाल, है ना, अर्ध आयुकाल की बात हो रही है।
तो अब t क्या होगा, आधा होगा। ठीक है भाई। अब जब आधे समय तक क्रिया होगी तो ये प्रारंभिक सांद्रता थी किसकी, अभिकारक। तो रिएक्शन आधा होगा तो इसकी सांद्रता भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी क्यों होगी, क्योंकि जो उत्पाद है वो भी कितना बनेगा, आधा बनेगा, इसका आधा बनेगा, है ना। जो उत्पाद है वो क्या बनेगा, आधा बनेगा ना। ठीक है भाई, उत्पाद क्या बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, तो इसको उत्पाद आधा बनेगा तो इसको ये मान सकते हैं एक आधा उत्पाद बना, फिर आधा ये बचा, दोनों को मिला के फिर एक के बराबर। ठीक है भाई, ऐसे उत्पाद भी क्या बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, ये समय है, समय आधा होगा, t बराबर हाफ। ये अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता भी उस समय क्या होगी, आधा बचेगी। जो उत्पाद होता है वो भी क्या बनेगा, आधा ही बनेगा। ठीक, आधा बनेगा तभी तो अभिकारक आधा रह जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जो व्यंजक है k बराबर 2.303 है ना, t log a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो यहां पे अगर लेंगे तो ये तो 2.303 रहेगी, और ये t जो है, t क्या हो जाएगा, ऐसे हाफ हो जाएगा। इसको रखना है। ठीक, ओके। अब इस log के जगह पे ये तो है ही, ये बची हुई सांद्रता है ना, जो x है, ये हो जाएगी बची हुई सांद्रता a अपॉन 2, है ना। x की बची हुई सांद्रता कितनी, a अपॉन p, है ना जी। ओके, तो यहां x को ही लिखे रहो, आधा इसको ना लिखें। ठीक है, समझने के लिए रखे रहिए, है ना जी। तो क्या हो गया, x बराबर a बाई 2। ठीक है, x बराबर कितना, a बाई 2। क्लियर है। ठीक, अब देखिए इसको जब हल करेंगे, इसको जब हल एक सही a सही a बटा 2, तो इसका गुणा इससे, तो 2a, यहाँ पे 2a माइनस a बटे 2, तो यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा, a बटे 2। तो इसको हल करने से क्या आएगा, a बटे 2, यहाँ पे क्या आएगा, a बटे 2। देखो कैसे, k बराबर 2.303 t हाफ, यहाँ पे log a बटे 2। अब देखो ये a और a आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आता है। ये a और a जो है आपस में कट जाएगा, है ना। ये ऑलरेडी ऊपर चले जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है अपने पास, k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ और log 2। ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 2, है ना। क्या हो जाएगा भाई, ये log 2। ठीक, log 2 होके आ गया। अब हमको अर्धायुकाल निकालना है, इसको इधर लेके आइए, अर्धायुकाल निकालना है। तो यह हो जाएगा 2.303 अपॉन k log 2, है ना। इस तरीके से जो है, इस तरीके से इस तरीके से जो है t बाई 2 बराबर t हाफ जो है 2.303 बटे k, है ना, log 2। इस log 2 का जो है, इस log 2 की वैल्यू, इस log 2 की जो वैल्यू होती है, यह जो है 0.3010 होता है। कितना होता है, 0.3, नहीं पकड़ रहा है क्या, यहाँ पे 0.3010, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करिए, t हाफ 2.303 अपॉन k, यहाँ पे आएगा पॉइंट या इंटू 0.3010। जब इसको हल करते हैं, जब इसको हल करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है, इसका इसके साथ गुणा कर दो, तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आता है 0.693 अपॉन k। t हाफ 0.693 अपॉन k, और यही क्या है, अर्ध का आयुकाल। ठीक है, ये अर्ध आयुकाल है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अभिकारक की कोई प्रारंभिक सांद्रता जो है काम नहीं करती, यहाँ पे अभिकारक की कोई प्रारंभिक सांद्रता काम जो है नहीं करती।
ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका अर्ध आयुकाल है, जो क्या है, अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, ओके, चलिए।